अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और अब हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लेकर है। और आप लोग जानते ही हैं कि उन्होंने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जी पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने भारत के साथ 3 जंगें लड़ी, जबकि हमारे बहुत से दोस्त और बहुत से इंडियन पैनलिस्ट कहते हैं कि जी 4 जंगें थी। बहरहाल 3 थी या 4 थी, कम से कम ये तो है कि शहबाज शरीफ साहब ने माना कि हमने गलती की, हमने जंगें की और वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्होंने कहा कि जी भारत के साथ हम टर्म्स अच्छे करना चाहते हैं, भारत के साथ हम ऑनेस्टली बैठ के बात करना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी जो है मुखातिब करके कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत जो है टेंशन ऑलरेडी हो चुकी है और मजीद हम इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते और ये चाहते हैं कि बातचीत हो, डायलॉग का रास्ता खुले, ट्रेड हो और इसी किस्म की बातें उन्होंने की। लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही एक बड़ा सा यू टर्न जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने लिया, जैसा कि इमरान खान लिया करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जी जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक बात नहीं की जा सकती। जब तक कश्मीर के ऊपर इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज में तब तक बातचीत या डायलॉग का रास्ता जो है वो नहीं खुलेगा। साथ साथ 370 का भी जिक्र किया और कहा जी 370 को भी उन्होंने काफी बात की कि जी 370 दोबारा लगाएं तो फिर ये होगा। तो मतलब अपनी शर्तें जो हमेशा पहले दिया करते थे वहीं पे दोबारा पहुंच गए। और अब सोचने वाली बात ये है कि पहली बात तो ये कि उन्होंने इंटरव्यू के दौरान शहबाज शरीफ साहब ने भारत के साथ बातचीत, डायलॉग और दोस्ती की बात क्यों की? ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसीज़ ने ही उनको कहा होगा ये सब कुछ कहने के लिए। इसके अलावा तो वो ये बात कह नहीं सकते। अपनी मर्ज़ी से तो पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करता भारत के बारे में जब तक कि उनको एजेंसीज़ और जो फ़ौज है उसकी तरफ से रज़ामंदी ना मिली हो या एग्रीमेंट ना हुआ हो कि जी आपने ये बात करनी है। तो फिर आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि उनको एक लंबा यू टर्न मारना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जो थी वो जो कोई बात की थी उसकी अपनी बात के ऊपर खुद ही जो है जिसे कहते हैं कि अपनी बात को रिजेक्ट कर दिया और उल्टा बोलना शुरू हो गया। उसका रीजन भी यही कहा जा रहा है कि क्योंकि जो फौज है और एजेंसीज हैं उनमें भी दो ग्रुप हैं। जैसे कि आप जानते ही जब इमरान खान की बात होती है तब भी यही कहा जाता है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान का साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसी बात को लेकर यकीनन ये बात आगे आई होगी और किसी ने कहा होगा जो बाकी का ग्रुप है कि जी आप क्या कर रहे हैं, ये कश्मीर का चूरन अगर हमने बेचना बंद कर दिया तो हमारे कॉर्नर के प्लॉट कैसे आएंगे, तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। और इसी किस्म की बातें की गई होंगी जब भी शहबाज शरीफ साहब ने ये सारी बातें करने के बाद कि जी हमें जंगें नहीं करनी चाहिए थी और हमसे गलती हुई और हम हारे और वगैरह वगैरह करने के बाद अचानक से उन्होंने यू टर्न मारा और वो दोबारा हमें वहीं खड़े नजर आए जहां पे पाकिस्तान 75 सालों से खड़ा है। यानी कि फिर दोबारा वही चीज के जी कश्मीर कश्मीर का चूरन और उसके अलावा बात नहीं हो सकती। मगर देखते हैं कि इस चीज को अब आगे किस तरह से वो लेकर चलते हैं। बहरहाल उनके ऊपर काफी क्रिटिसाइज शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी किया गया और ना सिर्फ ये कि अपोजिशन ने भी उनको कहा कि जी ऐसी बात आपने कैसे कर दी है। मगर बात तो उन्होंने अच्छी ही की थी लेकिन अब यू टर्न लेके उन्होंने काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है जो कि बहुत से लोग, जो मेरे जैसे लोग जो अमन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के लोग खुशहाल रहें, आराम से रहें, उनको काफी अफसोस है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी बात से मुकर गए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको आज की दूसरी खबर बताते हैं और वो है जी कि पाकिस्तान का एक और अनमोल रतन एक बार फिर जो है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है, यानी कि अनाउंस कर दिया गया है। और जी इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की और ये हाफिज सईद का रिश्तेदार भी बताया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है हाफिज सईद का बहनोई है। अब पता नहीं हाफिज सईद के घर में इसकी बहन है या इसके घर में हाफिज सईद की बहन है, लेकिन ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद की और इसकी जो बीवियां हैं इन दोनों की वो आपस में बहन है। ये रिश्ता भी बताया जा रहा है। तो अब बहरहाल जो भी है आपस में ये रिलेटिव्स हैं और इसी वजह से शायद इनकी हरकतें और करतूत भी एक ही जैसी
दिखाई देती हैं और समझ में आती हैं। इससे पहले ये भी कहा गया कि बहुत से लोगों ने ये भी बात की, खासतौर पे इंडिया से, कि चाइना की वजह से काफी टाइम तक इसके ऊपर एक होल्ड था और इसको जो है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पे अनाउंस नहीं किया जा रहा था, क्योंकि चाइना ने रोक रखा था। चाइना पाकिस्तान को बचा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से चाइना से रिक्वेस्ट की गई थी कि जी हमें इस मुसीबत से निकाला जाए। लेकिन बात सारी इतनी है कि बहुत से हमारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जी हम तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए और उसके लिए भी मिठाई और लड्डू और बर्फी और क्या क्या बांटी जाती है। तो भाई एफएटीएफ की लिस्ट से तो हम पहले भी 2-3 बार निकले हैं, तो वो आना जाना हमारा लगा रहता है। तो इसलिए जो लोग ये ढोल बजाते हैं कि जी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है और इसका मतलब ये लिया जाए कि हमारे यहाँ अब टेरर फंडिंग बंद हो गई है, हम टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं, हमारे यहाँ दूसरे रिलीजन से नफरत नहीं सिखाई जाती, हमारे यहाँ जो है लोगों को नहीं बताया जाता कि जी किसी भी नॉन मुस्लिम को मार दो तो सवाब होता है, जन्नत मिलती है, ना बच्चों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, ना ही उनको नफरत सिखाई जा रही है। तो ये एकदम झूठ और गलत है। पाकिस्तान में हमेशा से ये बातें सिखाई गई हैं, पाकिस्तान ने हमेशा से इसी के ऊपर अपना कारोबार चलाया है और यही हमारा बिजनेस है। यानी कि चाहे वो ये अभी जो रिसेंटली आदमी अनाउंस किया गया है टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इसको एक तो इसकी पिक्चर ही कोई दूसरी नहीं मिलती, जब देखो सर पकड़ के बैठा रहता है। और एक ये जैसे एहसान उल्लाह एहसान, जो कि हमारी एजेंसीज के पास था, हमारी एजेंसीज ने इसको रखा हुआ था। ये वही आदमी है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की जानें ली और उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया और ये हमारी एजेंसीज के पास बैठा खा पी रहा था, फिर पूरी फैमिली समेत इसको किसी और कंट्री में निकाल दिया गया। अब इस बारे में कोई बात नहीं करता और ये वाहिद केस है शायद जिसका सारा इल्जाम हमने इंडिया के ऊपर नहीं डाला, वरना तो हमारे हर चीज में इंडिया को इन्वॉल्व कर देते हैं कि जी ये भी इंडिया ने किया, वो भी इंडिया ने किया। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा कि जी ये एहसान उल्लाह एहसान को भगा देने में इंडिया का आता, क्योंकि जाहिर है इसमें सारे हाथ पांव सर गले सब हमारे ही थे और हमने ही इसको भगाया है, हमने ही इसको पाला, हमने ही इसको बढ़ावा दिया और फिर हमने ही भुगता है। तो इसलिए ये सारी चीजें साथ साथ जी बात हम अगर करें दाऊद इब्राहिम की, दाऊद इब्राहिम के लिए भी बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में मौजूद है, क्लिफ्टन पे है, कराची में है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जी इसने कोई वहां पे नई शादी भी की है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। साथ साथ दूसरे भी जो मुख्तलिफ किस्म के लोग और टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं वो भी पाकिस्तान से ही निकलते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि इस बारे में हमारा मीडिया एकदम खामोश है और एक लफ्ज हमारे जो मेन मीडिया है उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है कि जी पाकिस्तान का एक अनमोल रतन जो है उसको यूएस ने जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल खामोश है, इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि जाहिर है कि ये सब तो हमारे अनमोल रतन है, हमने इनको बढ़ावा दिया, पाला, सिखाया और अब इनको ये बताया कि जी आपने कश्मीर में जाके जिहाद करना है, आपने कश्मीर हासिल करना है, कश्मीर में मुसलमान बड़े परेशान हैं, उनकी जाके मदद करनी है। और इसी किस्म के लोगों को बेतहाशा फंड्स मिलते हैं, उस पैसे से ये लोग अपने अय्याशियां करते हैं। चाहे आप जिसको भी देख लीजिए, जो उसे भी मौलाना हो, इवन मौलाना तारिक जमील के अभी जो 3 अकाउंट सील किए गए हैं जो कि हबीब बैंक के थे, मुझे लगता है कि हबीब बैंक की भी शायद एक ब्रांच जो है वो जन्नत में होगी, क्योंकि उसमें से जो है वो मौलाना साहब के तकरीबन 49 बिलियन रुपीस निकले हैं। अब यहाँ पे तो वो भाषण देते हैं ना कि जी बस जी सादा जिंदगी गुजारिए, कफन में जेब नहीं होती वगैरह वगैरह, लेकिन अपने पास उनके पास 49 बिलियन रुपीस हैं और उसके बाद वो भाग गए जी कनाडा और कहा यही जा रहा है जी वहां पे कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो सर यहीं पे ट्रीटमेंट करवा लेते और फिर लोगों को बता भी देते कि ये इतना सारा पैसा जो आपने बनाया है तो ये आखिर जन्नत की कौन सी ब्रांच में होगा। मगर खैर वो चाहे मौलाना तारिक जमील हो, चाहे वो हाफिज सईद हो जिसको कि 31 इयर्स की सजा दी है पाकिस्तान ने, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि घर में बैठा हुआ है, इंटरनेट भी लगा हुआ है, फोन भी मिला हुआ है। ये कौन सी जेल है, घर में जेल क्यों बनाया गया है, इसको प्रॉपर जेल में क्यों नहीं रखा गया। और इसी तरीके से ये आदमी जो अब्दुल रहमान मक्की है, इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसको पूरी प्रोटेक्शन हासिल है,
कि पुलिस की भी और सिक्योरिटीज की भी, ताकि इसका कुछ बाल बाका ना कर पाए। पाकिस्तान जी हर तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि किसी को भी अकल नाम की चीज़ जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, खास तौर पे उन लोगों को जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो पाकिस्तान को चला रहे हैं या जिनके हाथ में पावर है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी वर्ल्ड बैंक ने जो 1.1 बिलियन डॉलर का एक अनाउंसमेंट किया था कि जी पाकिस्तान को दिया जाएगा, वो उन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी है और उनका कहना है कि जी फिलहाल हम नहीं दे रहे हैं और कब देंगे ये मालूम नहीं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने यही बात की है कि चीज़ों को चेक किया जाएगा और रीचेक किया जाएगा और उसके बाद ही ये 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए जाएंगे अगर उनको ठीक लगा तो। अब जाहिर है इस बीच में ये खबर भी जो है वो किसी की नज़रों से छुपी नहीं होगी सिवाय पाकिस्तानियों के कि अब्दुल रहमान मक्की जो है उसको यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया गया है। और ये चीज़ें देखकर भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो बाकी दुनिया में लोग रहते हैं, बैंक्स हैं, चाहे वो कंट्रीज़ हैं, वो थोड़ी-सी होशियार हो जाएँगी और वो सोचेंगे कि जी एक तरफ तो ये फ्लड का गाना गा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि एफएटीएफ से निकल आए हैं और दूसरी तरफ इनके काम वही चल रहे हैं जो कि पहले चल रहे थे। साथ-साथ जी तालिबान की अगर हम बात करें तो तालिबान ने पाकिस्तान से साफ-साफ कह दिया है कि जी टीटीपी को आप खुद ही हैंडल करें। टीटीपी के लिए अफ़गान तालिबान ने किसी भी तरह की मदद करने से पाकिस्तान को मना कर दिया है। यानी कि अब या तो खान साहब जो कि तालिबान खान कहलाते हैं, उनको ही निकलना पड़ेगा। लेकिन ये कि बहरहाल तालिबान ने जो है वो इस बात से फ़िलहाल पल्ला झाड़ लिया है और उनका कहना यही है कि जी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अब इस सारे सिलसिले में अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब ने भारत से बातचीत करने के लिए कहा, उसके बाद यू टर्न मारा, तो उसके बाद से अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ख़ास में रिप्लाई नहीं आया है। हो सकता है मोदी जी और अमित शाह साहब सोच रहे होंगे कि आखिर क्या जवाब दें इन लोगों को, इसलिए कि इनकी समझ में तो कोई बात आती नहीं है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ जवाब तो देना ही चाहिए। इमरान खान साहब का कहना था कि जी वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहते हैं और यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में वापस आना चाहते हैं और इस अनाउंसमेंट के आते ही जो है फेडरल गवर्नमेंट में जो स्पीकर साहब थे, उन्होंने इमरान खान की पार्टी के 35 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए। जी हाँ, इमरान खान साहब की पार्टी के 35 मेंबर्स जो हैं उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए। 35 जो है वो रेजिग्नेशन इमरान खान की पार्टी ने जमा करवाए थे और वो सबके सब जो है वो स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसमें 2 फीमेल्स हैं और बाकी 33 मेल मेंबर्स हैं। अब कहा ये जा रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के मेंबर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जी वो 35 की 35 सीट्स के ऊपर इमरान खान खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब ये कि कमाल हो गया। खान साहब के पास कोई दूसरा मौजूद नहीं है। ये खान साहब बिल्ली बन के दिखा रहे हैं। चलो प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। तो कहते हैं ना हम लोग बच्चों को। तो जी खान साहब जो है उनको लगता है तो उनके पास कोई मेंबर बचे नहीं हैं, कोई मौजूद नहीं है, जो उनके जगह जो है वो इलेक्शन लड़ सके। तो इसलिए खान साहब ने 35 में से 33 सीट्स पे खुद ही इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मगर बात सारी ये है कि 2 सीट्स क्यों छोड़ दी? आखिर ऐसी क्या बात है कि 2 सीट्स छोड़ दी? उसकी वजह ये है कि जी वो 2 सीट्स जो है वो फीमेल मेंबर्स की है। अब खान साहब औरत तो बन नहीं सकते। तो इसलिए खान साहब ने सोचा कि चलो ठीक है, ये 2 सीट्स जो हैं वो मैं छोड़ देता हूँ और 33 सीट्स के ऊपर खान साहब खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो कि हमारे मिनिस्टर भी हैं जी, होम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल जी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं और अपना जो काम है एज़ अ मिनिस्टर उनको यहाँ पे करना चाहिए एज़ इंटीरियर मिनिस्टर, वो छोड़कर पहुँच गए हैं जी लंदन। लंदन क्यों गए जी? जी लंदन गए हैं वो शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन साथ-साथ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब से पूछने के लिए गए हैं कि जी आगे क्या करना है और गवर्नमेंट कैसे चलानी है। ये बात बड़ी अजीब-सी है, मगर बहरहाल गवर्नमेंट इस वक़्त इनसे चल नहीं रही है और इनके अपने ही मेंबर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो पीएमएलएन छोड़ने वाले हैं और साथ-साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये भी कहना है कि अगर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई तो वो मुखालफत करेंगे। बार-बार कहा जा रहा है कि जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल ये बात भी जो है वो कही जा रही है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और कई दूसरे लीडर्स की तरफ से कि वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को नहीं मानते।
अगर हम बात करें मौलाना तारिक जमील की, तो जी मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उनके अकाउंट्स में से जैसे कि सब जानते ही हैं कि उनका अभी बैंक में उनका अकाउंट है और उसमें से 3 अकाउंट सील कर दिए गए हैं जिसके अंदर 49 बिलियन रुपीस थे। अब वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि जी मौलाना साहब ने क्या करना है पैसे का। वैसे भी वो कहते हैं ना हमेशा के जी कफन में जेब नहीं होती और सादा तबीयत होनी चाहिए, सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो इसलिए ये पैसा उनके किसी काम का नहीं होगा और ये पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जमा कर देना चाहिए। बात हम अगर करें भाई लोग की, और भाई लोग की बात हो और आसिफ गफूर साहब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। आसिफ गफूर साहब का कहना है आइंदा एहतजाज हुआ तो सबको जेल में बंद कर देंगे। जी हाँ, ये धमकी उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को लगाई है और उन्होंने कहा है कि अगर बलूचिस्तान और ग्वादर के लोगों ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट किया तो वो उन सबको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। मतलब ये कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है आसिफ गफूर साहब, जो आपके अंदर शायद बिल्कुल भी नहीं रह गई है। और आप उन लोगों को, उन बलूचिस्तान के लोगों को जिनके ऊपर पहले ही आप लोगों ने जुल्म कर रखे हैं, जिनके पास पहले ही बेतहाशा मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज हैं, जिनके जगह से आप लोग सारा सामान निकाल लेते हैं जो उनकी अमानत है और ले जाके पंजाब में दे देते हैं, और उनके अपने ही इलाके में सुई गैस और इस किस्म की चीजें उनको नहीं मिलती, आप उनको ये धमकी लगा रहे हैं कि आप उन्हें जेल में बंद कर देंगे। मतलब इसके ऊपर तो आपको मेरे ख्याल है जो आप लोगों ने मेडल लगाए होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, 2 मेडल और लगा लीजिए तो शायद फिर आपका शौक पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चाहे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, वो प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर बैठे रहते हैं सर्दी में, गर्मी में, पूरे पूरे साल रोते पीटते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। यही हाल बलूचिस्तान में लोगों का है कि वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रोते पीटते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान का मीडिया उन्हें दिखाना पसंद करता है और ना ही हमारे लीडर उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं, बल्कि एजेंसी के लोग और फौज के लोग उनको धमकियां लगाते हैं कि जी अगर दोबारा प्रोटेस्ट किया तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। और इस बार इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान करना शुरू कर दिया है। साथ साथ जी आर्मी चीफ जो है उनका कहना है बलूचिस्तान में ऑपरेशन अवाम की समाजी और माशी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कौन सी समाजी और माशरती बेहतरी सर आप बता सकेंगे? पूरे पाकिस्तान के पास तो कुछ पल्ले है नहीं देने के लिए, और उल्टा आप उन्हीं लोगों की चीजें ले लेते हैं, उन्हीं लोगों को तकलीफ देते हैं। आपने क्या बलूचिस्तान के लोगों से पूछा है कि आपने उनसे इजाजत ली है कि आप कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहां पे, या एक बार फिर वो अपने प्यारों को गायब होता हुआ देखेंगे और मिसिंग पर्सन्स के लिस्ट में उनके प्यारों के नाम आने वाले हैं? मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा काफी हो गया, ये नौटंकी बहुत हो गई और अब सारी दुनिया को पता लग गया है कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान में क्या करते हैं, आप लोग कश्मीर में क्या करते हैं और आप लोग बलूचिस्तान में क्या कुछ जुल्म ढा रहे हैं। तो अच्छा यही होगा कि तौबा कर लीजिए और थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए तो बेहतर होगा। इसलिए कि अब ये बात आपकी छुपाए नहीं छुप रही, लोगों को सब असलियत पता लग गई है सर। इस सोशल मीडिया ने बड़ी तबाही की आप जैसे लोगों के लिए कि सबका सच बाहर आ गया है। बाहर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बताएं, नई आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, इमरान खान। बिल्कुल, इसका मतलब है कि पुराने आर्मी चीफ के साथ आपके रिलेशनशिप थे। खान साहब शायद यही कहना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया की भरपूर तनकीद के बावजूद इमरान खान का कासिम अली शाह को टिकट देने का फैसला। जी ये भी एक साहब, कासिम अली शाह साहब, बहुत हंगामा है इनका, इनके नाम का भी, और खान साहब ने इनको टिकट देने का वादा किया है। शेख रशीद साहब लंदन पहुंचे हुए हैं और शेख रशीद साहब लंदन में ये वोडका की बोतल के साथ उनकी पिक्चर आई है, और वैसे वो अपने आप को खत्म नबूवत के अलमबरदार बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये पिक्चर भी उनकी हर जगह पे मौजूद है और एक सच्चाई है। यानी कि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। मुझे लगता है कि आजकल शेख साहब यही कुछ गा रहे हैं। बाहर हम चलते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चले कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है, सिर्फ ऐलान नहीं किया जा रहा। जी हाँ, मियां आतिफ जो है, जिनको इमरान खान साहब ने सिर्फ इस वजह से अपनी टीम से निकाल दिया था क्योंकि वो अहमदिया हैं, और लेकिन वो बहुत जबरदस्त किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना यही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ अनाउंसमेंट करनी बाकी है। और अनाउंसमेंट जाहिर है कि हम नहीं करना चाह रहे और ना ही करेंगे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि सच्चाई और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग तरह की बातें हैं।
जी, और जाते-जाते हम आपको इंडियन इस्लामिक एक्ट भी दिखाते जाएँ। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल ये अंडे जो हैं ये इंडिया में मिलते हैं और इनका नाम है इंडियन इस्लामिक एक्ट। और जब मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि इंडिया में कि जी ये क्या है? तो वो कहने लगा ये तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो माचिस और लाइटर भी इस्लामिक होते हैं। तो बहरहाल अजीब-अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं दुनिया में, और ये भी मुझे काफ़ी अजीब-सी ही बात लगी है। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।